अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद जाने का और एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि 50 दिन बाद ये एहतजाज क्यों होगा। 5 अगस्त को स्ट्रैटेजी दी गई है और 27 सितंबर की तारीख दी जा रही है कि जी इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अब इसे एहतजाज की तैयारी के लिए वक्त कह लिया जाए, इसे एक धमकी कह लिया जाए, या फिर ये हुकूमत को मुज़ाकरात का खामोश पैगाम है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में अपनी ताकत का मुज़ाहरा किया, जहाँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी की रिहाई के लिए एक बार फिर अगले लाएअमल का ऐलान किया है। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि नौजवानों, आपके लीडर को आपकी ज़रूरत है और 27 सितंबर को आपको इस्लामाबाद जाना होगा, हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। लेकिन 5 अगस्त को 27 सितंबर का रोड मैप देना ज़ाहिर है कई सवालात को जन्म दे रहा है। तंजीमी सतह पर क्या जमात कमज़ोर है, इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है, क्या इस्लामाबाद को कोई मैसेज दिया गया है कि हमसे बात की जाए, वगैरह वगैरह। क्या पार्टी वाकई इतने अरसे में एक बड़े एहतजाज की बड़ी तैयारी करना चाहती है, या फिर ये एक मैसेज है कि हम आ रहे हैं जी, हम आना चाह रहे हैं, अगर आपने बात करनी है तो हमसे बात करें। क्योंकि पिछले दिनों नकवी साहब ये मैसेज दे चुके हैं कि सबको एक कमरे में बंद करके बिठा कर जो है वो बात करनी चाहिए। सितंबर के आखिर तक शायद तहरीक इंसाफ ये अंदाज़ा भी लगा रही है कि मुल्क का जो सियासी और आप कह लीजिए कि खींचातानी का मरहला है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, वो बढ़ा हुआ होगा, तो शायद यहाँ भी पीटीआई को कोई मार्जिन मिल जाए। लेकिन इन तमाम बातों की भी नफ़ी और तरदीद जो है वो ख़ुद मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं कि कोई कहीं नहीं जा रहा, सब जहाँ हैं वहीं रहेंगे, इसी सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। कोलैप्स है तो क्या हुआ, चलेगा तो यही चलेगा। धड़ेबंदियों का ज़ाहिर तहरीक इंसाफ शिकार है। फिर इस पूरे मोमेंटम को अलीमा खान साहिबा ने लीड किया, फिर पेशावर में आपको इसका फेस सुहेल आफरीदी मिले। अब ये भी सवाल है कि इस तहरीक को अगर कोई लीड करेगा तो करेगा कैसे, कौन करेगा, और फिर उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगर वो अलीमा खान साहिबा और उनका ग्रुप है तो वो तो फिर तसादुम की पॉलिसी है, वो फिर इस्लामाबाद तक कैसे पहुँचेंगे। और अगर मामला सिर्फ़ और सिर्फ इंगेजमेंट का है, बातचीत का है हुकूमत के साथ, तो उसके लिए सुहेल आफरीदी क्या दुरुस्त शख्सियत हैं, उनके ज़रिए ही बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब एक टीवी इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जो इश्क़ इमरान वाला मामला था, जो पहले उरूज था, शिद्दत थी, वो अब कम हो चुकी है सुहेल आफरीदी की, और अब वो कमाना चाहते हैं। वो क्या कमाना चाहते हैं, वो नाम कमाना चाहते हैं पार्टी में, या वो किसी और तरफ तनकीद कर रहे हैं। क्योंकि उनके आबाई इलाके में जो मामलात हैं और फिर अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, उसको लेकर भी आपने बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली पढ़ और सुन रखी होंगी। तहरीक इंसाफ का जो ब्रेक डाउन है 5 अगस्त से 27 सितंबर का, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पे मामलात बताती है कि बानी क़ैद तन्हाई में हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं, उनका इलाज नहीं है, सहूलियात नहीं है, उस पर भी एक तफसीली रिपोर्ट आ गई। ज़रा क्विकली अगर वो भी मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। अडियाला जेल की इंतज़ामिया और हुकूमत जो है वो इन सारी बातों की डेफिनेटली हमेशा तरदीद करती है, और अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई गई है, और इस हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बानी से मुतालिक बताया जा रहा है कि वो 7 सेल पर मुश्तमिल एक कंपाउंड में आज़ादाना नक़्ल हरकत करते हैं, जेल में जितनी आज़ादाना हो सकती है उतनी। बल्कि उन्हें बताया जाता है कि हर मंगल को अपनी अहलिया बुशरा बीबी से भी मुलाकात की इजाज़त होती है, और ये मुलाकात करवाई भी जाती है। फिर जेल के अंदर डॉक्टर हर रोज़ 3 बार उनका मुआयना भी करते हैं, उनके खाने की जांच करते हैं। बानी का ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह दीगर जो अलामात हैं वो चेक की जाती हैं। एक कुल वक्ती सज़ा याफ्ता कैदी बानी के लिए मुंतखब करदा जो मेन्यू है उसके मुताबिक रोज़ाना 3 वक्त का खाना भी तैयार करते हैं। तो यानी आप सादा अल्फाज में कह लीजिए कि खादिम की सहूलत भी उन्हें वहाँ पर दस्तियाब है। बानी पीटीआई को ज़ाहिर है सूरज में बैठने की इजाज़त है, ताज़ा हवा, और फिर साथ ही साथ जो उनकी एक ऑब्वियसली एक ख्वाहिश है वो है वर्जिश, उसकी भी उन्हें इजाज़त है तुलुए आफ्ताब से गुरूए आफ्ताब तक। मगर इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है ये मुतालबा करती है कि को वकीलों को और ख़ास तौर पे फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो क्या 27 तारीख से पहले ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? क्या हुकूमत ये मैसेज सुनेगी, इसको समझेगी और एक्ट अपॉन करेगी, या फिर इसको हमेशा की तरह इग्नोर कर देगी और ये मुतालबा सिर्फ मुतालबा रह जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। 5 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक की एक नई डिबेट चल पड़ी है कि ये यहाँ से 27 सितंबर तक मोमेंटम जो बना हुआ है उसको तोड़ेगा। आप समझते हैं कि ये तारीख़ 27 सितंबर की कुछ सोच समझ के चुनी गई है, ये मैसेज है इस्लामाबाद को कि हमसे बात कर लें, या ये मोमेंटम में मज़ीद इजाफे के लिए सुहेल आफरीदी साहब की कोशिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, जमहूरी पार्टी हैं, और पुरअमन स्ट्रगल पे यकीन रखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि 27 सितंबर की डेट दे दी तो इसके बीच में कुछ नहीं होगा। हम अपनी जो स्ट्रगल है वो जारी रखेंगे, एक टेम्पो बनाएंगे, और उसके साथ हुकूमत को भी एक टाइम मिल गया कि वो इतने सारे, अगर आधा पाकिस्तान भी निकल आए तो क्या वो उसका मुकाबला कर सकेगी।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सियासत के अंदर एक दबाव बढ़ाना होता है, और वो दबाव अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बता दिया कि लोग निकल रहे हैं। जो जलसा हुआ है पेशावर में वो तारीख का सबसे बड़ा जलसा है, और इमरान खान के बगैर, मतलब ये है ना कि अगर मुस्लिम लीग नून या कोई जलसा करना चाहे और मरियम और साहिबा और नवाज शरीफ के बगैर करके दिखाए इतना बड़ा जलसा, या पीपल्स पार्टी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बगैर करके दिखाए, तो इस तरह ये है कि लोग जो है ना इमरान खान के नाम पे निकलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि हम इससे पहले जितने भी हमने पुरअमन अ, तहरीकें चलाई हैं उसको पुरतशद्दुद बनाया गया हुकूमत की तरफ से। तो ये एक वो है कि हम अपनी पूरी तैयारी भी कर रहे हैं और एक पुरअमन स्ट्रगल के लिए तैयार कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, और हर किस्म की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। ये जो एक टाइम है, हुकूमत को चाहिए कि वो इस टाइम को देखते हुए अपना कोई फैसला करे, क्योंकि अंदरूनी तौर पे हुकूमत खुद भी तो नाकाम हो चुकी है। जो पहले हुकूमत का टेम्पो था वो तो नहीं रहा है। अब तो घर का भेदी लंका डाय वाली बात है कि अपना वजीर दाखिला कह रहा है कि ये निज़ाम कोलैप्स कर गया है और ये आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि निज़ाम का मसला नहीं है, निज़ाम को चलाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन सूरत हाल जिस तेज़ी से तब्दील हो रही है, शौकत नाकाम हो यूसुफ़ज़ई साहब, नकवी साहब ने कहा कोलैप्स कर गया है, अगले दिन उसकी तौसीक़ हो गई, फिर नकवी साहब खुद कहते हैं कि 5 साल पूरे करेंगे शहबाज शरीफ साहब। तो वो तो दिनों में और घंटों में सूरत हाल बिगड़ती या संभलती है। इन 50 दिनों में जब तक आप आ रहे होंगे तब तक तो शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो है वो पैचअप हो जाए, शायद 28वीं तरमीम पे बात हो रही हो, वो जो कोलैप्स के साथ तजावीज़ हैं सूबे बनाने की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, उन पर बात हो रही हो। तो वो जो टिक टॉक चल रहा है, टिक टिक चल रहा है बिलावल का, वो गुजर जाएगा और आप बहुत लेट ही हो जाएंगे। देखिए, हम तो उन पे डिपेंड कर ही नहीं रहे हैं। हमें पता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये बात करना कि जो उनके आपस में बिगड़ जाएगी फिर हमें कोई फ़ायदा होगा, ये गलत बात है। क्योंकि देखें उनके मफादात है कि उनके खिलाफ केसेस हैं, वो केसेस तो इन शराइत पे लिए गए हैं ना कि वो आपस में एक दूसरे के साथ भाई भाई बन के रहेंगे। तो वो इशू तो नहीं है, वो तो हमें भी पता है कि वो पॉलिटिकली है, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। अदरवाइज उसमें कोई हकीकत नहीं है ना। वो तो ये पहले से तयशुदा है कि जी गिलगित बल्तिस्तान किसके पास जाएगा, अब बलूचिस्तान किसके पास रहेगा, सिंध के किसके पास रहेगा, पंजाब किसके पास रहेगा, आज़ाद कश्मीर, ये तो पहले से तयशुदा बातें हैं। ये इस पे तो कौम को धोखा ना दे कि जी वो एक पार्टी कह रही कि जी गिलगित तो बल्तिस्तान जब में हम सब क्यों तय जीते, किया तो क्योंकि खैबर हमारा पख्तूनख्वा में कुछ तय नहीं किया, या यहाँ भी सब तय ही था? नहीं, यहाँ तो देखिए इनका बस नहीं चला है ना। अच्छा। यहाँ तो इन्होंने पूरी कोशिश की। देखे ना, हमें बहुत सारे लोगों को आउट कर दिया ना असम्बलियों से, और ये जानबूझ कर किया है ना। तो जितने अगर भी आप हमारे जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं शौकत साहब कि 5 से 27 में कोई फासला नहीं है, बीच में डेफिनेटली पॉलिटिकल एक्टिविटी रहेगी और ये आपका राइट है, आपको मिलना चाहिए, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मिलना चाहिए। तो ये अलीमा खान साहिबा इससे सहमत क्यों नहीं है, वो इससे एग्री क्यों नहीं कर रही हैं? वो तो ये समझती हैं कि ये उनकी जो कोशिश है पूरा मोमेंटम बनाने की, या उसको ख़राब कर देगा, या ये होम्योपैथिक टाइप का कोई टाइम लाइन है? देखिए, सियासत के अंदर जज्बात पे काबू रखना पड़ता है। जज्बात कुछ और कहते हैं, लेकिन सियासी जो होता है वो एक अपना एक तरीक़ाकार होता है। ज़ाहिर पार्टी है, पार्टी ने कुछ सोचा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई एक बंदे ने आके ऐलान कर दिया। डेफिनेटली इसमें पार्टी ने इस पे गौर खोज किया होगा, अपनी कोई हिकमत अमली होगी। और जहाँ तक अलीमा खान साहिबा का ताल्लुक है, उन्होंने इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम बनाया है। और जगह जगह हर ज़िले में जाके उन्होंने अवेयरनेस पैदा की है, पीटीआई के वर्कर्स को हौसला दिया है और दोबारा खड़ा कर दिया है सही उस पर। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत कोशिशें कर रही हैं, और उनकी वजह से काफ़ी लोगों के अंदर जज्बा भी है। लेकिन ज़ाहिर है पार्टी ने जो फैसला किया पार्टी का फैसला है, ठीक है, उसमें उनकी कोई हिकमत रही होगी। मैं आपसे 2 सवाल लास्टली करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि आप इस्लामाबाद आ गए 27 तारीख को, इस सारे जो भी मोमेंटम है, जो भी वेव है, एहतजाज है, इसको लीड कौन कर रहा होगा एग्जैक्टली? सेकेंडली, आप इस्लामाबाद पहुँच के हुकूमत से चाहते क्या हैं? वो आपकी मुलाकातें बहाल कर दें, या आपके यहाँ आने पर वो अपने मुकदमात वापस ले लें और ख़ान साहब जो हैं वो रिहा होकर आ जाएँ? क्योंकि एहतजाजी तहरीक से रिहा नहीं होंगे, ये तो मैसेज आपको बार बार दिया गया कि अदालतों से रिहा होंगे, बल्कि आपके अपने रहनुमा भी ये कहते हैं कि अदालतों से रिहा होंगे। नहीं, देखिए इमरान खान ज़ाहिर है वो तो अदालतों से ही रिहा होंगे, वो तो कोई जेल तोड़ने तो हम नहीं आ रहे हैं।
हम तो देखें, जो एक सियासी मतअमली होती है, जो एक सियासी तरीक़ाकार होता है, लेकिन बदकिस्मती है कि इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं वो सियासी नहीं है और ना ही आवाम के वोटों से आए हैं। तो अब ज़ाहिर है उनका जो तौर तरीका रहा है इससे पहले भी है, और फिर आज़ाद कश्मीर में भी हमने देखा लोगों पे गोलियां चलाई। तो उनका तरीका तो यही है। लेकिन ज़ाहिर हम सियासी लोग हैं, हम घरों पे तो नहीं बैठ सकते हैं। लीड कौन करेगा? हम भी अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली, रूल ऑफ लॉ की बहाली, आइन की बहाली, ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं, उसके लिए हम कोशिशें करेंगे। लीड कौन करेगा? लीडरशिप करेगी, ज़ाहिर है उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी होंगे, हमारे सीएम सुहेल अफरीदी साहब होंगे, जुनैद अकबर खान होंगे, हो सकता है अलीमा खान साहिबा भी हों। इंशाअल्लाह ताला सब मिलकर गंडापुर साहब भी शिरकत करेंगे? हो सकता है गंडापुर साहब भी आ जाए, क्योंकि वो भी पार्टी के एक अहम मेंबर हैं। कोई ऐसा वो तो नहीं है कि इमरान खान के लिए स्ट्रगल और मुल्क की बहाली के लिए स्ट्रगल, इसमें हम सारे एक हैं, इसमें कोई किसी के खिलाफ की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर ये हुकूमत जितनी देर तक रहेगी मुल्क मकरूज होता जाएगा, मईशत तबाह होगी, कारखाने बंद होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो ये तो हमने देख लिया अभी। जो ठीक है, और जो इस हुकूमत ने आवाम के कोलैप्स्ड साथ किया, निज़ाम उसके से सामने। छुटकारे के लिए आप इस्लामाबाद का मार्च कर रहे हैं या इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और अपने ज़ाहिर है बानी की रिहाई के लिए भी कोशिश करें। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे अब इस सब पर इन डिटेल एनालिसिस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं शाम साहब। शाम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये एग्जैक्टली 5 अगस्त को 27 तारीख का एक आप कह लीजिए कि अल्टीमेटम दे दिया या एक नया ऐलान कर दिया। डेफिनेटली तहरीक इंसाफ कहा कि उन्हें एहतजाज करना चाहिए। इस्लामाबाद आने के लिए वो सीरियस हैं? कुछ बताया गया, कहा गया है कि ठीक है हम आएंगे, यहाँ तक आएंगे, आने दें, या ये सिर्फ एक SOS कॉल है, मैसेज है कि जी हम आ रहे हैं, हमसे बात कर लें, हमसे इंगेज कर लें? एग्जैक्टली इस वक्त क्या हो रहा है? ये इतना लीस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है कि इस तरफ अभी किसी की तवज्जो नहीं है। ये उबैद देखें, कल जो पेशावर में जलसा हुआ, लाहौर में भी छोटा मोटा जलसा, पिंडी में भी लोग इकट्ठे हुए, पकड़ दकड़ हुई, लेकिन पेशावर का जलसा अच्छा था। बड़ी सख्त तकरीर की अपने सुहेल अफरीदी ने, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, कि लोगों को डरना नहीं चाहिए गिरफ़्तारियों से। लेकिन आज इसमें जो आज बहुत बड़ा काम ख़राब हुआ ना, वो ये हुआ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हलीमा बीबी ने अखबार नवीसों से बात की और उन्हें बड़े शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया कि इन्हें 2 महीने देने की क्या ज़रूरत है। 27 सितंबर में तो अभी 2 महीने पड़े हुए हैं। ये तो बेहतरीन टाइम था कि इस वक्त ये बाहर निकलते, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं, बलूचिस्तान में मसाइल हैं, हुकूमत दबाव में है, तो इस वक्त हम इमरान खान को रिहा करा सकते थे। बल्कि वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि भाई ये तो इसकी टाइमिंग इतनी गलत है कि अब अगले महीने तो इजलास हुकूमत बुला रही है कौमी असम्बली का, तो 28वीं तरमीम भी मंजूर करवा लेगी। अब इसको साथ लेके चलें तो सोशल मीडिया ब्रिगेड शुरू हो गया है अपना सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़। देखें उबैद, बड़ा वाज़े तौर पे जिसको कहना चाहिए कि ना, जो हॉक्स हैं उनमें आप देख लें, जुनैद अकबर हैं, उसके बाद सलमान अकबर राजा हैं, साबिक स्पीकर असम्बली के हैं, और दूसरी तरफ 4 बंदे हैं ना जो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। उसमें बैरिस्टर गौहर भी हैं, उसके बाद अली ज़फ़र भी हैं, गंडापुर भी हैं, बैरिस्टर सैफ जो आपने देखा 2 महीने पहले बहुत एक्टिव हुए थे, और वो गंडापुर के साथ मिल के जाके उन्होंने अपने मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात भी की थी। वो ये कह रहे हैं कि ये रूट जो आपने लेना शुरू किया ये बहुत गलत है। एक दूसरी बात यह है कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, देखें अब बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया गया है, मेरी इत्तला ये है कि अफरीदी साहब को, चीफ़ मिनिस्टर को, कि लफ्ज़ यूज़ किया गया है उबैद के बड़ा ब्रूटल क्रैकडाउन होगा, आप 26 नवंबर को भूल जाएंगे, लिहाजा इस्लामाबाद आने का तो आप भूल जाएं। और दूसरी इत्तला ये है कि उन्हें कहा गया है कि जी हम देखेंगे कि आप अटक से उस पार, एक कटी पहाड़ी आपके कराची में भी है, वहाँ पे भी है, कटी पहाड़ी को आप कैसे क्रॉस करते हैं। तो यहाँ तो जो अरेंजमेंट किए गए हैं सिक्योरिटी के, वो तो ये हैं कि इनको यहाँ आने ही नहीं देना, ठीक है। अब अगरचे ये लोग ये हुकूमत को, ये इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करा रहे हैं कि भाई हमारा इस वक्त आना यहाँ पे इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराना कतई मकसद नहीं है, हम सिर्फ इमरान खान साहब की रहाई जो चाहते हैं। लेकिन ये बात बिक नहीं रही। देखें अचकज़ई साहब जो कह चुके हैं कि जी मैं अगर 15,000 बंदे ले आए तो मैं उनको आज़ाद करा दूंगा, तो आज देखें फजल रहमान साहब भी अचकज़ई के ख़िलाफ़ बोल पड़े हैं कि ये उनका ये मैंडेट ही नहीं है, वो एक छोटी सी जगह के लीडर हैं, वो इन सो मैनी वर्ड्स कह रहे हैं कि मुझे सामने मामला भी है ना, और फिर बलूचिस्तान में एक मामला है। दूसरा इसमें हुआ है, देखें जो कह चाहे गौर, बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं कि 27 सितंबर के बाद हमने कोई जलसा, कोई जुलूस नहीं करना,
कोई हमने रैली नहीं निकालनी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे। उनका ये ख्याल है कि 27 सितंबर ये डेडलाइन है, इसको मीट कर लेंगे रिहाई की। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि खुद भी कल उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने इसमें कहा एहतशाम साहब आप जितनी बातें कर गए हैं उसमें सबसे फेवरेबल आदमी तो खुद सोहेल आफरीदी हैं, यानी पीटीआई के अंदर वो उनके चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन वहाँ पे कबूल नहीं है। बैरिस्टर गौहर से लेके अलीमा खानम से लेके कोई उनकी पॉलिसी के साथ नहीं है। वो अगर कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ तो वो तो सबसे मतलब काबिल कबूल आदमी है। ये राइट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसको पहले 2-3 बार आजमा के देख लिया गया, लेकिन ये सही से वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सके जो इनसे कहा गया था। जैसे गंडापुर साहब ये कर लिया करते थे, तो अब फिर अगर इनसे भी दिल भरा हुआ है तो फिर एग्जैक्टली तहरीक इंसाफ के साथ इंगेजमेंट का तो कोई रास्ता नहीं है। देखिए उबैद, ये बात मेरे ख्याल बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें समझने की ज़रूरत है कि सोहेल आफरीदी जो है ना वो इस वक्त फ्री एजेंट नहीं है। जिस तरीके से वो सामने आए थे और कि जी तहल ये कर देंगे वो कर देंगे और बाहर लेके आएंगे, अभी आप देख लें उनके ख़िलाफ़ नैब के केसेस तैयार हैं। एक 9 मई का केस बड़ा ज़बरदस्त उनके ख़िलाफ़ तैयार है। वो 9 मई उबैद जिसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है, आज नहीं आई, 1 साल पहले आ चुकी है, और उसमें उस फुटेज में दिखाया गया बाकायदा तौर पे कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जो आग लगाई जा रही है उसमें सोहेल आफरीदी भी नज़र आ रहे हैं। तो सोहेल आफरीदी भी डरे हुए हैं कि यार ये ना हो कि मेरे साथ भी कोई हाथ हो जाए और मेरी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी लग रहा है कि मेरी लीडरशिप भी ख़तरे में है, मेरी चीफ मिनिस्टर भी ख़तरे में है। लेकिन असल मसला जो इस तक उबैद ये है ना कि जो संजीदा लोग जिनसे मैं जान पहचान है, जो मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं कि काश अलीमा बीबी, जिनके बारे में बहुत पहले इमरान खान कह चुके हैं कि इनकी बातों को सीरियसली ना लिया जाए, इन्हें पता ही नहीं चलता कि टाइमिंग क्या है। आज जो हाई कोर्ट में बातें हुई हैं, सारे लोग जो रिपोर्टर लोग हैं वो परेशान हैं कि इसकी टाइमिंग कितनी गलत है कि 27 सितंबर उसको वो कह रहे हैं कि ये तो होम्योपैथिक किस्म का डिले है। ये लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने। भाई आप मुझे बताएं कि जब आपने प्लान किया भी 2 महीने रहते हैं, हो सकता है मोमेंटम बन जाए, सारे लोग ऑन बोर्ड हो जाएं, लेकिन वही बात है कि लोग सीरियसली सिर्फ नहीं, असल में मसला तो ये है ना कि इस वक्त इस सारे मोमेंटम को लेके चली अलीमा खान साहिबा खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पे उन्होंने लोगों को इंगेज किया, मोबिलाइज़ किया। उनकी बात को अगर देखा जाए, मतलब इस एनक को उतार के कि तहरीक इंसाफ ने क्या गलतियाँ की, तहरीक इंसाफ किस तरह का नैरेटिव रखती है, सारा कुछ एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पर तो अच्छी एक्टिविटी उन्होंने की। मतलब एक ऐसी खातून जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन वो लोगों को मोबिलाइज़ कर रही हैं, वो तो यही चाहेंगी कि इसको कन्वर्ट करें। तो 27 तक जाते जाते ये मोमेंटम आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं टूटेगा। ये 27 की तारीख आई इसलिए। देखिए उबैद, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो बहनों को दर्द हो सकता है वो शायद किसी और को नहीं हो सकता। तीनों बहनें जो है ना, आप देख लें रोज़ाना की बुनियाद पे कभी वो लाहौर में होती हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती हैं, कभी पटियाला में होती हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, बातें भी करती हैं, केसेस भी उनके हैं। वो बहुत ज़्यादा, जिनको कहना चाहिए कि शायद वो जल्दी में है, उनका ये ख्याल है कि हमारी पार्टी लीडरशिप में जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह से सब कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी बात देखें कि एक इसमें एलिमेंट जो और दाखिल हो गया है वो ये है कि सोहेल आफरीदी साहब का इस स्टेज पे इस्लामाबाद में अब जिस तरीके से वो आना आलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो चुप करके आते हैं, जिन लोगों से मिलना होता है मिल के चले जाते हैं। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि फिर वही बात हो रही है आज इस्लामाबाद में कि रूट वही निकलेगा गंडापुर वाला, बैरिस्टर सैफ अल्लाह और मोहसिन नकवी वाला, कि आप उनके थ्रू जाएंगे। जो चंद दिन पहले बातें शुरू हुई थी, और देखें आज तो हाई कोर्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पे सुप्रीटेंडेंट जेल ने कह दिया कि ये बिल्कुल झूठ है कि इनकी मुलाकातें नहीं हो रही। हर मंगल को बुशरा बीबी के साथ इनकी मुलाकातें हो रही हैं। वो जो पहले बात हो रही थी, मैं आज फिर बात दोहराऊँगा, वो ये रवैया थोड़ा सा ठीक हो जाए तो शायद वो कहा जा रहा है कि इनिशियली बुशरा बीबी को यहाँ पे बनी गला लाया जा सकता है। लेकिन आज जब आपने देखा कि जो ही इन्होंने अलीमा बीबी ने इतनी सख्त बातें की हैं तो सोशल मीडिया जो है ना उन्होंने गालियाँ शुरू कर दी हैं अपने अफरीदी के खिलाफ। खुद ज़ाहिर एक पैटर्न है और ये पीटीआई के अपने लोग ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन खैर मामलात इंटरेस्टिंग हैं और जो रूट है वो अगर अली अमीन गंडापुर वाला है तो ज़ाहिर है उसमें ये कोशिश और इंतज़ार किया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी को ऐसी फाश गलती कर जाएँ कि जहाँ पर फिर जो एक्चुअल प्लान है रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग वाला, वहाँ से फिर चीज़ों को टाइट किया जाए। और फिर वो शेर अफजल मरवत साहब की दरख्वास्त वगैरह भी आपको याद है कि पड़ी हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीज़ें डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एहतशाम साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। वो सवाल कि जिसका जवाब पूरा मुल्क ढूंढ रहा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में फिर महंगा आखिर क्यों है? ये आलमी मार्केट का सस्ता होना आखिर हम तक कब तक पहुंच जाएगा? सिर्फ पेट्रोल ही नहीं है बल्कि सोने के बाज़ार में भी आप यूँ कह लीजिए कि एक बड़ा ज़लज़ला आया है। शदीद गिरावट के बाद
सोने के नर्ख 10,000 रुपये बढ़ चुके हैं और इसके डेफिनेटली असरात क्या होंगे? क्या ये ब्राइट टाइम है बाइंग का, या इस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ दूर बैठ के देखना चाहिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है? अगर हम पहले तेल की बात करें तो आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमत इस वक्त कम होकर $78 फ़ी बैरल पर इस वक्त आ चुकी है और हुकूमत ये दावा करती है कि हमारी कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आवाम को समझ ये नहीं आ रही कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद उन पर आखिर पेट्रोल पम्प क्यों गिराया जा रहा है, और वो भी अब रोज़ाना की बुनियाद पर। पेट्रोल की कीमत में ₹4.45 का इजाफा क्यों हुआ है? इजाफे के बाद अब कीमत ₹333.1 हो गई है। दुनिया में ख़ाम तेल की डेफिनेटली कई मंडियाँ हैं, ब्रेंट क्रूड, वेस्ट टेक्सास है, अरब लाइट है, और वफाकी वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक पाकिस्तान की मकामी कीमतें सिंगापुर रिफाइंड मार्केट से बराह रास्त मुंसलिक हैं। सवाल ये कि जब वहाँ कमी है तो यहाँ इजाफा क्यों है? 18 जुलाई को जब से डेली या पेट्रोलियम कीमतों का नया तरीक़ाकार आप कह लीजिए कि नाफिज हुआ है, इन 20 दिनों में 6 बार कीमत में इजाफा हुआ, सिर्फ 3 बार कीमत कम की गई, जबकि 11 बार कीमत बरकरार रखी गई। कमी बेशी की अगर हम बात करें कि कब बढ़ी, कितनी बढ़ी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमी ₹4.08 की हुई और इजाफा ₹6.39 का किया गया। तल्ख हकीकत तो ये है कि अब ये गरीब का एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। हुकूमत शायद चाहती भी यही थी, क्योंकि पहले जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने का खदशा होता था, रात 12 बजे से पहले पंपों पर लंबी कतारें लग जाती थी, हफ्ते में एक बार ये सिलसिला होता था। वैसे आपको शायद याद हो ना याद हो, महीने में एक बार होता था, फिर 15 दिन पे आया, फिर हफ्ते पे आया, अब रोज़ाना की बुनियादों पर हो रहा है। डी रेगुलेट तो इसको कर दिया गया, लेकिन जिस तेज़ी से कीमतें बढ़ने का असर आता है, उसी तेज़ी से क्या कीमतें गिरने का असर भी आएगा? मूविंग एवरेज जो है वो क्या आवाम को फ़ायदा देगी या नहीं देगी? और इसको न्यू नॉर्मल हम इसलिए कह रहे हैं कि अब आपको रोज़ाना पेट्रोल की फ़िक्र नहीं रही। आपने जिस दिन पेट्रोल भरवाना है, जो डेली भरवा रहा है उसको तो रोज़ाना ये झटका लग रहा है, लेकिन लेट्स से आपने पीर के रोज़ पेट्रोल भरवाया था, आपने फ्राइडे के रेट पर भरवाया, और अगर उसके बाद उसमें ₹4, ₹5, ₹6 इजाफा हुआ और आपको दोबारा बुध या जुमेरात को भरवाना पड़ा, तो जब आप पेट्रोल पंप जा रहे हैं तब आपको जाकर, जब आपने टैंक फुल करवा लिया है, जो भी आपने पेट्रोल डलवाया और आपने नज़र डाली कि कितने लीटर आया, तो आप बोलते हैं अच्छा, अब मैंने पिछली बार इतने में इतना डलवाया, इस बार इतने में इतना आया, तो आप बोलते हैं ठीक है बढ़ गए, अच्छा बढ़ गए, कितने बढ़ गए जी, इतने बढ़ गए, और आप फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि तेल डलना है, गाड़ी चलनी है, लोगों ने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, कॉलेजेस जाना है, यूनिवर्सिटीज़ जाना है, काम पर जाना है, दफातर आना है, और उसके अलावा भी आप कह लीजिए कि सप्लाई चेन में चलना है। तो ये न्यू नॉर्मल सेट है और हुकूमत ने जो तनकीद का रास्ता था, डायरेक्ट तनकीद का रास्ता, उससे रोक दिया, बल्कि तोड़ भी। इस सब को हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन करें, उनसे हम पूछेंगे कि एग्जैक्टली ये मूविंग एवरेज जिस तरह हमें बताई गई थी, समझाई गई थी, उसी तरह काम कर रही है, या इसके बीच में हुकूमत अपनी जो मैनेजमेंट है बुनियादी तौर पे लेवी की, उसको साथ साथ लेकर चल रही है और काम वही हो रहा है, बस नए फार्मूले नए तरीके से अब हर रोज़ हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। इस वक्त एग्जैक्टली लोग ये बात कर रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ में मामलात बेहतर हो रहे हैं, जंग जो है आप कह लीजिए कि एक और पॉज की तरफ जा रही है और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कीमत बढ़ रही है। हमें यह बताया गया था कि मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली कीमतों का तयन होगा। क्या हम इस फार्मूला पर सही से अमल कर रहे हैं, या हम जब कंपैरिजन में जाते हैं तो हम ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास को देख रहे होते हैं और हम अपनी जो एक्चुअल मार्केट है वहाँ से रेट्स लेके उसको कंपेयर नहीं कर रहे होते? हमसे गलती कहाँ हो रही है? एक तो बात यह है कि ये जो डेली प्राइस अब हम निकाल रहे हैं, ये भी उसी तरह है जैसे हम पहली वीकली प्राइस निकाल रहे थे। मूविंग एवरेज हम 7 दिन की लेते हैं और वो 7 दिन बाद हम दे देते थे, अब वो हम पिछले 7 दिन की कंटिन्यूसली एवरी डे तब्दील कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये डीरेगुलेशन नहीं है, ये एक स्टेप ज़रूर है कि हम उस तरह मूव करें जिसमें हमें इवेंचुअली डीरेगुलेशन की तरफ जाना है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि इसकी जुजियात में जब तक नहीं जाएंगे, व्हाट डज दैट मीन, कि जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर सकें अपने आप को प्राइसिंग पे, वो खुद मंगवाएं, यानी कि दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट कंडीशंस इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ price which is set by the regulator on a 7-day moving average. That is where you actually want to go. Today you are still at an administered price by the regulator. तो पहले तो ये समझ लेते हैं, अगर ये कंपटीशन नहीं आएगा एक दूसरे में, तो ओवर टाइम रिटेलर्स जो हैं, जो कि कंपेटिटिव होगा, वो कीमत नीचे ला नहीं सकेगा बिकॉज आप कीमत दे रहे हैं। सो बेटर वैल्यू, ग्रेटर कन्वीनियंस एंड मोर चॉइसेस, दिस इज व्हाट यू वांट टू क्रिएट। सो ये ट्रांजिशन आप जरूर कह सकते हैं, बट द रियल एम इज डीरेगुलेशन।
उसमें कीमत किस चीज़ की लेनी चाहिए? अभी हम कीमत लेते हैं प्लैट्स सिंगापुर की, ये फिजिकल प्राइस है जो हम लेते हैं, उससे हम 7 डे की मूविंग एवरेज लेके जब हम मंगवाने की, बेचने की, compete करने की, जिसे कहते हैं ना, एक दे देंगे इजाज़त अपने डीरेगुलेट करके इस मार्केट को, तो तब आप इस मसले से निकल जाएंगे। हम इस मसले से इसलिए नहीं निकल पा रहे कि आज भी हम स्टेट की रेगुलेटेड प्राइस पे और कंपनीज को हम वो फ्रीडम नहीं दे पा रहे जो हमें देना चाहिए। अभी हम क्यों नहीं दे पा रहे? बिकॉज पाकिस्तान का जो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म है, जिसका मार्केट आर्किटेक्चर बनना चाहिए एक कंपिटिटिव मार्केट से, वो हम किसी चीज में भी नहीं बना पा रहे। दैट्स आवर थॉट प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? कंपेटिटिव मार्केट ये होगी कि आपका ओपन एक्सेस हो ऑफ इंपोर्ट, कॉस्ट रिफ्लेक्टिव प्राइसिंग खुद ओएमसीज करें अगर दे आर बेटर इन डूइंग दिस। अच्छा, जो इस वक्त हम करें ना प्राइस इक्वलाइजेशन, फ्रेट इक्वलाइजेशन, इससे भी निकल जाना चाहिए। जो हर एक का फ्रेट मार्जिन है उससे भी निकल जाना चाहिए। रीजनल कॉस्ट टू सर्व डिस्टॉर्शंस जो क्रिएट हो रही हैं, इनको भी फेज आउट करना पड़ेगा। कराची और पेशावर की कीमत में एक फर्क आएगा। सो ये जिसे कहते हैं ना, हमें एक रूल बेस्ड ट्रांजिशन करनी है जो हम कर नहीं पा रहे। अब रेगुलेटर खुद एक, जैसे कहें, पाकिस्तान एक नेसेंट वीक रेगुलेटरी निज़ाम में है, जो कि एक रेगुलेटरी बेस्ड जिसे निज़ाम है ऑफ ए कंपेटिटिव मार्केट वो क्रिएट नहीं कर पा रहा। ट्रांसपेरेंट लाइसेंसिंग, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रूटीन पब्लिकेशन ऑफ मार्केट डेटा नहीं कर पा रहे। जिसका आपने सवाल पूछा कि क्या हमें प्राइस जो बाहर से आ रही है उसको हमें इसी तरह रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ये तो आप तभी बता पाएंगे जब इतनी, जिसे कहते हैं, क्लैरिटी होगी। अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, एक्सपैंडिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन पाकिस्तान थ्रू प्रिडिक्टेबल प्रोड्यूसर प्राइसिंग, सेटलमेंट ऑफ E&P रिसीवेबल्स। आपको पता है 1700 अरब का, 1800 अरब का हम कहते हैं गैस का एक सर्कुलर डेट है, इतना ही तकरीबन जिसे कहते हैं पावर सेक्टर का है। तो जब ये नहीं E&P के जो जिसे कहते हैं रिसीवेबल्स वो सेट असाइड होते, तो आप एक सर्कल में फंसे रह जाते हैं। यानी इसको बुनियादी तौर पे इसको अगर हम सादा अल्फाज में बयान करें डॉक्टर साहब, जाहिर है क्योंकि ताकि हर एक को समझ आए, जो हमें लैंग्वेज समझ आती है उसमें ये कि इस पे जो डिक्टेटरशिप है या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसको ख़त्म करते हुए हमें यहाँ पे हकीकी मानों में जमहूरियत को लाना होगा, ताकि ये मार्केट एक कंपेटिटिव मार्केट में आए, लोग अपना सामान मंगवाने में आज़ाद हों, उसको बेचने में वो आज़ाद हों, ना कि उनके ऊपर एक कैप लगा हुआ हो कि ये कीमत है, अब बेचते रहो जितना बेच लेते हो। ये इसका सादा तर्जुमा। ये मार्जिन है हर एक का, ये इक्वलाइजेशन फ्रेट का है, इन सब चीजों से निकलना है हमने। और इसे कहते हैं कि जिसमें आप कहते हैं ना कि आपने अपना इतना अरसा तो लगा दिया अपनी, जिसे कहते हैं यूरो 5 पे आप नहीं गए, रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया। सो देयर आर वेरी डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज, क्योंकि मार्केट नहीं थी और लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये हम किस तरह कर सकते हैं। सालों, मतलब 2023 से 26 तक, तो अभी ये देख लीजिए कि यूरो 5 पे मूव करने की जो हमारी रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन है, जिसको कहते हैं कि डीप कन्वर्जन, ये सारी करती हैं, जिसको स्किमिंग कहते हैं। ये कभी डीप कन्वर्जन इसीलिए ना ईरान का और ना ही रशिया का तेल इस्तेमाल कर पाए। अब आप आ जाइए कि ये एक एनर्जी साथ सिक्योरिटी और ट्रांजिशन वो क्या है कि जिसको आप कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ योर होम, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, जिसे कहते हैं एक्सेलरेटेड रिन्यूएबल्स पे जाना। दिस इज योर ओवरऑल आर्किटेक्चर। अभी आपने एक, जिसे कहते हैं ना, कन्फाइन किया हुआ है कि खुद ही PSO इज द मेन ऑपरेटर, जो इंपोर्टर है, आप उसमें से नहीं निकलते। एडमिनिस्टर्ड एलोकेटेड गैस का स्ट्रक्चर है, आप मंगवा दें, जिसने LNG मंगवानी है बेच ले आकर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो इससे इंपॉर्टेंट बात है वो शायद अभी हमने नहीं की, वो है कि पेट्रोलियम लेवी, इंपोर्ट लेवी, कार्बन लेवी, और जिसे हमें मतलब क्या क्या चीज़ें इसको हम मतलब देखें, ये वो चीज़ें जो मेरे ख्याल में वेरी करनी चाहिए थी। IMF से ये डिस्कशन होनी चाहिए थी कि अगर कीमतें ऊपर जाती हैं तो पेट्रोलियम लेवी को यहाँ नीचे लाइए ताकि ऑफसेट कर सके वो कीमतों का बढ़ना। आपने
80 रुपए की लेकिन पेट्रोलियम उसमें लेवी बुनियादी रखी तौर हुई पे है। 80 रुपये, मैं अक्सर खुर्रम शहजाद साहब से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि जी हमने 80 रुपये से इसको पेट्रोलियम लेवी को कम रखा हुआ है, कैप हमारा 80 है, हम 80 नहीं ले रहे, लेकिन बाद में जब डेफिनेटली आप उसमें टैक्सेस वगैरह ऐड करते हैं तो वो कभी 106 पे होता है, 8 पे होता है, कभी 12 पे होता है, कभी 16 पे होता है, लेकिन आप ये 108, 112, 116 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। और इन जंगी हालात में हमने उसको कहीं पर लॉक नहीं किया, कहीं पर उसमें आप ये कह लीजिए कि कोई रास्ता, कोई आसानी पैदा नहीं की जो कि की जा सकती थी। दूसरा मेरा सवाल इसी लेवी से मुताल्लिक कि जो हम मूविंग एवरेज पे लेके इसको चल रहे हैं, आप समझते हैं कि यहाँ ये फार्मूला जिस तरह से अप्लाई हो रहा है वो दुरुस्त है, या यहाँ भी हुकूमत वही कर रही है, मैनेजमेंट जो वो करती आती है, यानी कीमत कम होती है तो वहाँ अपने लेवी का मार्जिन बढ़ा के उसको लेकर चल रही होती है? पहले तो इस लेवी को आसानी से समझ लें, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी अगर सरकार में ना हो ना तो जवाब सही कभी भी नहीं आएगा। ये 18% GST होना चाहिए पाकिस्तान की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। ये अक्रॉस द बोर्ड अगर 18% GST है, मैं थोड़ी देर के लिए वो भी मान, इसका ये मतलब है कि अगर 210 220 रुपए की कीमत हो तो आप 0.18 को मल्टीप्लाई कर लें 215 से, तो ये 38 या 40 या 45 रुपए कह लें आपको लेना चाहिए GST में। मैं एग्री करता हूं इसे। ये चूंकि प्रोविंसेस से शेयर होता था, हम चले गए लेवी में। अगर आज लेवी 38% है और पूरा मुल्क 18% GST दे रहा है, आप कोई मेन बड़ा आइटम खरीदते हैं, गाड़ी खरीद, कुछ एक्सपेंसिव आइटम खरीदते हैं, आप 18% दे रहे हैं। मैं एक मोटर बाइक वाला हूं एंड आई एम अ पुअर गाय, मैं 38% दे रहा हूं पेट्रोल पे। ये आई डोंट गेट द लॉजिक। सो यू हैव टू गो बैक टू द IMF, यू हैव टू हैव अ डिस्कशन। पाकिस्तान में कार्बन लेवी को भी सोचना पड़ेगा। एक मुल्क जिसका कार्बन फुटप्रिंट ही इतना कम है, और ये डीपर थॉट है। मैं इसीलिए कहता हूं कि IMF के लोन के पीछे ना भागिए, ऐसे अपनी होमवर्क कीजिए। आपने 5 रुपए की कार्बन लेवी 2.5 रुपए थी, 5 रुपए कर दी। अब इसको सोचिए, इसमें क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक ये था कि यू वांटेड टू गेट एन RSS फैसिलिटी फ्रॉम द IMF। क्या हमें वाकई ये फैसिलिटी की जरूरत थी? जबकि डीपर थॉट ये है कि पाकिस्तान का तो कार्बन फुटप्रिंट ही बड़ा कम है, रिन्यूएबल्स में भी हम 53% पे खड़े हुए हैं। दीज आर द डीपर थॉट्स, और ये क्यों नहीं आती? सवाल आपका ये होना चाहिए कि अगर मैं इतनी डीपर थॉट्स आपको दे रहा हूँ, पाकिस्तान का देखें ना, जो पेरेनियल मसला है वो बहुत सा आप कर लें, वो तो आर्किटेक्चर ऑफ जो इस वक्त मार्केट आर्किटेक्चर है पूरे एनर्जी सेक्टर का, उसमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग मसला है। पर जुजियात में जाएं तो ये तो एक इकोनॉमिक गवर्नेंस या एनर्जी गवर्नेंस का मसला है ना, वो क्यों खड़ा होता है? वीक रेगुलेटर, अनइंटीग्रेटेड एनर्जी मिनिस्ट्री, और अनइंटीग्रेटेड वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की बुनियाद, जैसे आपने कार्बन लेवी की बात की, हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम है, लेकिन हमने क्योंकि IMF से वो एक फैसिलिटी अवेल करनी थी तो हमने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया कि अच्छा हम ये लगा रहे हैं, और उधर से हमने वो, तो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट ने भी हमारा काम जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब करके रखा हुआ है कि अभी गुजार लो, कल की फिर कल ही देखी जाएगी। खैर, इट वॉज नाइस हैविंग यू डॉक्टर साहब, थैंक बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आप आएंगे। वेलकम बैक। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है और ईरान और ओमान मिलकर आबना हरमुज़ को चलाएंगे, समुद्री रास्तों का तयन कर चुके हैं। अमरीकी सब इस बीच ये मैसेज दे रहे हैं कि वो डील चाहते हैं, लोगों को मारना नहीं चाहते हैं। अलबत्ता इसराइल कुछ अलग कर रहा है। इसराइल ने लेबनान, गज़ा और वेस्ट बैंक में महाजराई शुरू कर दी है और यहाँ पर दोबारा एयर स्ट्राइक्स हैं, और जो काबिज़ीन हैं वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहे हैं, जो कि डेफिनेटली मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अमरीकी सदर और पीट हेग्सेथ में गर्मा गर्मी हुई है। ट्रंप को किस मामले पर मिसलीड किया जा रहा है और वो गद्दारी की बातें आखिर क्यों कर रहे हैं, इसको भी हम तफसीली तौर पर देखेंगे। लेकिन जो डेफिनेटली बहुत अहम ब्रेक थ्रू है वो मशरिक़ वस्ता के समुद्री रास्तों की नई जियो पॉलिटिक्स तय होने का है, और जिसका बहुत जल्द रस्मी ऐलान भी होने वाला है कि ईरान और ओमान मिलकर आबना हरमुज़ के समुद्री ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे और इस रूट को कंडक्ट करेंगे। खुद अमरीकी सदर भी ये एलानिया तौर पर कह रहे हैं कि वो टेंशन ख़त्म करना चाहते हैं, डील चाहते हैं, लेकिन डील नहीं होती तो वो कहते हैं कि मैं बुनियादी तौर पे तहस नहस कर दूंगा। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि अमेरिका इंसानी जानों का ज़िया नहीं चाहता, तो ये मूड चेंज हुआ है अमरीकी सदर का भी। उधर आबना हरमुज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ सूरत हाल बज़ाहिर नॉर्मल होती नज़र आ रही है। 14 तजारती जहाज़ों के गुजरने की रिपोर्ट है, और इनमें से भी कुछ बताया जा रहा है कि अपने ट्रैकिंग सिस्टम्स को बंद करके बिल्कुल ऑफ द रेडार, बिल्कुल ब्लैकआउट के साथ यहाँ से गुजरे हैं। ये आबना हरमुज़ है। और अगर हम बाबुल मंदब की बात करें तो वहाँ कशीदगी बढ़ रही है। जो टेंशन पहले यहाँ महसूस हो रही थी आबना हरमुज़ में, वो अब आपको वहाँ महसूस होगी। हूसी ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ यहाँ पर हमले कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली एक नया महाज हो सकता है सऊदी फ्रंट पे। अमेरिका में एक मसला ये चल पड़ा है कि जाहिर है थॉड का जो डिप्लीट करना है 80%,
उसको लेकर बहस चली और अमरीकी सदर ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे इस ख़बर को लीक करने वाले को या इस इंफॉर्मेशन को लीक करने वाले को हम तलाश कर रहे हैं। और वाशिंगटन पोस्ट ने एक ख़बर ये भी दी है कि पीट हेग्सेथ और अमरीकी सदर के दरमियान गर्मा गर्मी हुई और अमरीकी सदर ने उन्हें ये कहा है कि आप मुझे मिसलीड कर रहे हैं, आपकी वजह से हमारे मिलिट्री ऑप्शंस कम रह गए हैं। अलबत्ता कैरोलिन लेविट जो है तर्जुमान वाइट हाउस की, वो इसकी तरदीद कर रही हैं, लेकिन अमरीकी सदर का जो ख़ुद ट्रुथ सोशल का पैगाम है वो ये कहते हैं कि हम लीकर्स का तयन कर रहे हैं और इन्होंने, जिसने भी ये लीक किया उसने गद्दारी की है और हम इस गद्दार को ढूंढेंगे। अच्छा, लीक का लफ्ज़ उमूमन वहाँ इस्तेमाल होता है कि जहाँ एक्चुअल एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन आउट हो, यानी कोई चीज़ अगर सिरे से ना हो तो उसे मिसलीडिंग कह दिया जाता है, फैक्चुअली गलत कह दिया जाता है और बात को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन लीक का ही लफ्ज़ क्यों सदर ट्रंप यूज़ कर रहे हैं, ये इस मामले को पार्शली आप कह लीजिए कि कंफर्म भी कर रहा है कि ज़ाहिर है थर्ड आपने डिप्लीट किया है और आपकी जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है वो कमज़ोर हुई है और आप उस गद्दार को ढूंढ रहे हैं। तो अमरीकी सियासत में भी आप कह लीजिए कि गद्दार का एलिमेंट और अंसर आ चुका है और इसराइल जो है वो इस सब के बीच पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि लबनान के फ्रंट को इंगेज करके, गज़ा में वेस्ट बैंक को इंगेज करते हुए वो इस डील को दोबारा ख़राब करने की कोई नई राह करे। इसको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। हुमा बकाई साहिबा मुझे ज्वाइन करिए। हुमा साहिबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी पेशरफ है कि अगर ईरान और ओमान मिलकर इस सारे मामले को एग्जीक्यूट करते हैं, नए रूट्स होंगे, इन क्या होगा, आउट क्या होगा, कोऑर्डिनेशन चैनल क्या होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इस बीच इसराइल ने काम शुरू कर दिया है लेबनान में या फिर गज़ा वेस्ट बैंक में, आप समझती हैं कि एक नई कोशिश है दोबारा मामलात को उसी स्क्वायर वन पे ले जाने की, या ये पुराने प्लान का नया फेज़ है जो अभी ही एग्जीक्यूट होना था और इस डील को ख़राब नहीं करेगा, वो पैरेलल चलता रहेगा? देखिए, ये भी एक रिकरिंग पैटर्न है। जब भी ऐसा लगता है कि जंगबंदी में पेशरफ्त होगी और सूरत हाल जो है वो कैटास्ट्रफी से पीछे आएगी और अमेरिका अपनी इंगेजमेंट किसी तौर कम करना चाहेगा, तो इज़राइल की स्ट्रैटेजी वॉर बाय अदर मीन्स होती है और ज़ाहिर है कि हदफ ईरान ही होता है। तो लेबनान और गज़ा पर वो बमबारी भी शुरू कर देता है और वहाँ इनकर्जन्स भी शुरू कर देता है। मुझे और आपको याद रखना चाहिए कि लेबनान में भी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं और सीज़ फायर की बात है और गज़ा में तो स्टेटेड सीज़ फायर है। इस हद तक कि हमास ने अपने आप को डिसआर्म करने को भी अग्री कर लिया है, जिसको भी इज़राइल एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अब एक बात बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आ रही है कि जो भी बातचीत की जाए अपनी अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए, ईरान और यूएस से दोनों इस वॉर से डिसंगेजमेंट चाहते हैं। 6 महीना एक बहुत बड़े हरीफ के साथ जंग का मुकाबला करना जो है वो मुश्किल काम है जो ईरान ने किया। और ईरान की स्ट्रैटेजी ज़ाहिर है ये थी कि उसने हॉरिजॉन्टली थिएटर को एक्सपैंड किया था जंग का। तो अभी भी उन्होंने लास्ट रिजॉर्ट में यही कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो जो गल्फ स्टेट्स में उनकी एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं हम उन पर हमला करेंगे। जिसके बाद आपको पता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी हुई जिसमें सऊदी अरब सर फहरिस्त था, कतर भी था, पाकिस्तान भी था। और फिर अब ये डेवलपमेंट थी कि बीच में तो तकरीबन ये बात सामने आ गई थी कि शायद 10 अगस्त को इस्लामाबाद में आप कोई मूवमेंट देखें, वहाँ से सूरत हाल बैक ट्रैक हुई है। लेकिन जो इर्द गिर्द कॉन्वर्सेशंस हैं वो इस बात की अक्कास हैं कि ये आप ऊंच नीच देखेंगे, ये उतार चढ़ाव रहेगा, स्क्रिमिशेस भी रहेंगी, हमले भी होंगे। लेकिन ऑल सेड एंड डन ये जो हुर्मुज़ की सूरत हाल है वहाँ अमेरिका ने ईरान को अल्टरनेटिव रूट की इजाज़त तकरीबन देकर बहुत बड़ा कंसेशन दिया है। ये जो नया रूट है इट इज़ हगिंग ईरान, सो इट इज़ वो ईरान के टेरिटोरियल और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजर रहा है। ये एक ह्यूज कंसेशन है और इसके साथ साथ ईरान प्रेशर अपना बढ़ा के रखता है सऊदी अरब पे, क्योंकि कहीं कहीं खबर आती है कि रेड सी में सऊदी शिप्स पर हमला कर रहे हैं हुटीज़। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब मैं बुनियादी तौर पे आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि अमेरिका भी और ईरान भी, जाहिर है जो नंबर्स भी हैं, डाटा भी है, बयानात हैं, उनको कनेक्ट करें तो वो चाहते हैं कि इस जंग से किसी तरह बाहर निकला जाए। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि ये लड़ाई या ये जो टसल है
इसको जारी रखा जाए लेकिन किसी और फ्रंट पे, यानी ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ऑपरेट करने में माहिर है और वो वहाँ से अगर सऊदीया के साथ टेंशन क्रिएट करता है तो वहाँ अमेरिका को पेनिट्रेट करने का रूम मिलता है, इसराइल को गल्फ़ में मुदाखलत का भरपूर खुला मौका मिलता है। तो ये सब महाज शिफ्ट करने के लिए भी एक रास्ता बनाया जा रहा है कि फॉर द फेस ऑफ इट हुर्मुज़ को नॉर्मलाइज़ कर दें, अमेरिका ईरान टेंशन्स को कम कर दें, लेकिन लड़ाई किसी और फ्रंट पर ले जाएं जो कि डेफिनेटली आइंदा आने वाले दिनों में ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाएगी अगर वहाँ जारी रहती है। देखिए, अगर एक सी लेन खुलती है और दूसरी सी लेन बंद होती है तो जो असल सूरत हाल है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक एनर्जी पेन, फिर उसमें तो कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अमेरिका लंबी जंगें सस्टेन नहीं करना चाहता, और इस वक्त ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसको अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिनाई कर दिया कि उनका जो आर्सेनल है उसकी जो रिप्लेसमेंट मैकेनिज़म्स हैं उस पर भी सवाल है। एक कॉन्वर्सेशन लीक हुई, फिर उसको डिनाई किया गया, लेकिन बहुत अरसे ये बात चल रही है कि चाहे आर्सेनल कम हो या ना हो, ये बात तो तय है कि ये जंग जितनी महंगी अमेरिका को पड़ रही है उतनी शायद ईरान को नहीं पड़ रही, और ईरान तो अपने आप को रेलेवेंट रखेगा इस तरह की हरकतें करके। इसीलिए आपने अमेरिका से स्टेटमेंट सुना कि ईरान में दो तरह की फैक्शंस हैं, एक ऐसा फैक्शन है जो अमन चाहता है और एक ऐसा फैक्शन है जो डील का हिस्सा बनना नहीं चाहता। अमेरिका में भी ऐसे दो फैक्शंस हैं, एक ज़ियोनिस्ट लॉबी है, एक इज़राइल प्रो लॉबी है जो नहीं चाहती कि अमेरिका फौरी तौर पर इस जंग से डिसंगेज हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं इस तरह इज़राइल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लेकिन सस्टेन करना इसको अब अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। अमेरिका लास्टली मैं आपसे रन करता है जंगों से, डॉक्टर साहब अमेरिका की ये रवायत है। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक्टिवली कोशिश करता रहा कि गल्फ़ कंट्रीज़ रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, वज़ीर आज़म जा रहे हैं, फील्ड मार्शल जा रहे हैं अगेन, आप समझती हैं कि कुछ ऑफ़र करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो कि हम उन्हें बता सकते हैं, उन्हें एश्योरेंस दे सकते हैं कि ठीक है मज़ीद कुछ दिन अगर आप इंतज़ार करें तो मामला बेहतर हो जाएंगे, या हम ये एश्योरेंस देने जा रहे हैं कि बेफिक्र हो जाएं, कुछ हुआ तो हम आपके साथ खड़े हैं, या दोनों एक साथ ही देंगे? A bit of both, लेकिन एक बात तो तय है कि तेहरान ने अपना मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा कोई और मीडिएटर नहीं है, मीडिएटर पाकिस्तान है। और आपको पता है कि कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं जो स्पीकर हैं ईरान के और जो हमारे डेप्यूटी स्पीकर हैं उनके बीच में, और उनके फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, तो ताल्लुकात और बातचीत खुली हुई है। ये भी बात सामने आई है कि ट्यूसडे को बड़ी इंटेंस कॉन्वर्सेशंस हुई हैं अमेरिका के साथ भी। तो क्यों जा रहे हैं? दो वजूहात तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक वजह ये है कि जो चेंजिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वेस्ट एशिया का, उसमें आपको पाकिस्तान का कलीदी किरदार नज़र आ रहा है, जिसको अब इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, जिसको सऊदी अरब ने तो बहुत पहले कर लिया था, अब गल्फ़ स्टेट्स भी उसकी तरफ अपना इंक्लिनेशन का इजहार कर रहे हैं। तो वो रिलेशनशिप तो बन ही रही है पाकिस्तान की इन स्टेट्स के साथ, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है पाकिस्तान का जो मीडिएशन का किरदार है वो अपनी जगह उतना ही अहम है। तो ये कॉन्वर्सेशंस जो हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ की जाती हैं। बाज़ दफ़ा इनका ऐलान होता है, बाज़ दफ़ा इनका ऐलान नहीं होता, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान अपनी कोशिश प्लीज A bit of both, आपने जो सवाल किया था तो इट्स अ बिट ऑफ बोथ। चलें जी, ये अच्छा है कि हम सबके साथ एंगेज भी कर रहे हैं और सबको सब कुछ ऑफर भी कर रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।